धन्यवाद श्रीमान। सत्र के अगले प्रमुख वक्ता हैं श्री बलदेव पुरुषार्थ जी, जो 2002 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी हैं। वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर वे कार्यरत हैं। उन्हें चंडीगढ़ को ओडीएफ शहर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया है और बुनियादी ढांचे तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी पर कई पुस्तकों के सहलेखक भी रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वे आज के संगोष्ठी के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सम्मानित वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित सम्मानित सदस्य साथियों, मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद सम्मेलन में मुझे राष्ट्रीयता और मानवता के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए विश्व हिंदी परिषद के आयोजकों और खासकर डॉक्टर विपिन कुमार जी का अनुग्रहित हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया, मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं उनके विचारों को एक खास संदर्भ में, और जो आज का संदर्भ या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संदर्भ है, उसके बीच आपको रखने का प्रयास करूँगा। भारत की आज़ादी के पहले हम सभी जानते हैं और आज़ादी के बाद ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपने बल पर राष्ट्र और समाज को बदलने की कोशिश की। भारत के ऐसे ही कुछ महान सपूतों में एक नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, जिन्होंने अपने वही बहुआयामी व्यक्तित्व और गरिमायुक्त कृतित्व के द्वारा भारतीय जनमानस में एक नवीन चेतना और राष्ट्रीयता का संचार किया। उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप देश को एक समावेशी विचारधारा प्रदान की ताकि एक मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके। पंडित दीनदयाल जी का जीवन वृत्त हम जानते हैं। मथुरा में जन्म हुआ, विद्या अध्ययन में उत्कृष्ट थे, कई छात्रवृत्तियां पाई, शिक्षा में उन्होंने उत्कृष्टता दिखाई। लेकिन जो बड़ी बात उनके जीवन में निकल कर आती है वह बात है कि उनके जिंदगी के शुरुआत में ही दुख से साक्षात्कार था, और यह साक्षात्कार बहुत कुछ महात्मा बुद्ध की तरह था। पंडित जी पर जहां बुद्ध ने दुख को अपने परिवार के बाहर अनुभव किया था, वहीं पंडित जी ने इस दुख को परिवार के अंदर अनुभव किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में पिता खोए, माता खोई, भाई और बहन का देहांत हो गया, पालने वाले नाना, मामा, मामी। तो ये एक जो अनुभूति थी, वह अनुभूति शायद महात्मा बुद्ध को जो अनुभूति हुई उसी के बराबर या उससे अधिक मार्मिक थी। और शायद यही एक कारण था कि पंडित जी ने पारिवारिक सुख से वंचित होकर खुद को समाज से जोड़ दिया। व्यष्टि ने खुद को समष्टि में समाहित कर दिया। घर गृहस्थी की तुलना में देश सेवा को अधिक श्रेष्ठ मान लिया और एक अनन्य राष्ट्रभक्त, मौलिक चिंतक, श्रेष्ठ लेखक, पत्रकार और संगठनकर्ता के रूप में राष्ट्र की अतुलनीय और अविस्मरणीय सेवा की। हम सभी जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता, ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक होने के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में शुचिता और गरिमा के नए आयाम स्थापित किए। और शायद यही कारण था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। पंडित जी ने बहुत कुछ लिखा है। उनके लेखन का एक ही लक्ष्य था, भारत की विश्व पटल पर लगातार पुनर्प्रतिष्ठा और विश्व विजय। वो राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उनका राजनीतिक दर्शन मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप और हमारे प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल राजनीतिक कार्यप्रणाली और शासकीय कौशल का मार्ग प्रशस्त करने वाला चहुमुखी वैकल्पिक जीवन दर्शन है।
जिसे उन्होंने एकात्म मानववाद का नाम दिया है। इस एकात्म मानववाद दर्शन की एक धुरी जहां राष्ट्रवाद में है, वहीं दूसरी धुरी मानववाद में। मैं इस दर्शन के गहरे में नहीं जाऊंगा, अगले आने वाले सत्र में इस पर गहन विवेचना होगी, लेकिन मैं इसके संदर्भों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं और बख्शी साहब ने भी कहा कि पश्चिमी दर्शन के रूप में मानववाद की जड़ें यूरोपियन पुनर्जागरण और परवर्ती प्रबोधन युग में है, जिसको हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं। मानववाद दर्शन शास्त्र में उस विचारधारा को कहते हैं जो मनुष्य के मूल्यों और उससे संबंधित मसलों पर ध्यान देती है, और इसमें धार्मिक दृष्टिकोण को नीचे का स्थान दिया जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में मानववाद का बहुत प्रचार होता है, हमारे देश में भी आता है, लेकिन यह तमाम मानववाद इसी यूरोपियन मानववाद के विचार के इर्द गिर्द घूमता है। यहां तक कि एक हमारे दूसरे प्रखर भारतीय चिंतक एम.एन. रॉय हुए हैं, उनका भी उग्र मानववाद है, वह मानववाद भी इसी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय एक अधिक मौलिक चिंतक के रूप में उभरकर सामने आते हैं, क्योंकि उनका मानववाद विदेशी मानववाद से प्रेरित नहीं है, बल्कि उस ठोस जमीन पर खड़ा है जो नितांत भारतीय है। उनका कहना था, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो लोग पश्चिमी विचारधाराओं को हमारी प्रगति का आधार बनाना चाहते हैं, वे भूल जाते हैं कि ये विचारधाराएं विशेष परिस्थितियों और समय में पैदा हुई। इनका सार्वभौमिक होना जरूरी नहीं है। वे खास लोगों और उनकी संस्कृति की सीमाओं से मुक्त नहीं हो सकती, और जो लोग मरी हुई परंपराओं को हटाकर समाज में परिवर्तन का दावा करते हैं, यह आश्चर्य होता है कि वो खुद भी चलन से बाहर हो चुकी विदेशी मरी हुई परंपराओं को हमारे देश में लागू करने का प्रयास करते। तो ये वो आधार था जिस आधार पे उन्होंने अपने मानवतावाद का देसी जमीन पे, भारतीय संस्कृति के जमीन पर विकसित करने का प्रयास किया। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार राष्ट्र और मानवता दोनों के नजरिए से यह जरूरी हो जाता है कि हम भारतीय संस्कृति के आदर्शों के बारे में विचार करें। लेकिन हमें यह साथ में ध्यान रखना होगा कि पंडित जी का दर्शन संकीर्ण नहीं है। वो कहते हैं कि अगर इसके जरिए हम पश्चिमी राजनीतिक विचारों के विभिन्न आदर्शों को सामंजस्य कर पाएं, तो यह हमारे लिए अतिरिक्त लाभ होगा। यह मानव जाति की पश्चिमी विचार भी उनके विचार में मानव जाति की एक या दूसरी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी अवहेलना करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद की संकीर्ण भावना को राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और अगर आप में जानकारी होगी कुछ लोगों को, तो इसी किस्म का विचार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी दिया, जिन्होंने राष्ट्रवाद की संकीर्ण विचारधारा को विश्व बंधुत्व के खिलाफ और वैमनस्य बढ़ाने वाला माना। और यह संकीर्ण विचारधारा उस पश्चिमी विचारधारा का परिणाम है जिसके बारे में एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटी किताब में बहुत खुलकर लिखा है। और वो जब राष्ट्रवाद डेवलप हुआ तो वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं था, वह राष्ट्रवाद एक आर्थिक मजबूरी से उत्पन्न विचारधारा थी जो नस्ल और भाषा पर आधारित थी। और भारत जैसे बहुजातीय समाज में, बहुभाषीय समाज में यूरोपीय नस्ल और भाषा पर आधारित राष्ट्रवाद की संगति बिठानी मुश्किल थी। और इसलिए पंडित जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सामने रखने की कोशिश की। लेकिन यह पंडित जी का जो राष्ट्रवाद और मानवतावाद है क्या? उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्वदृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा के अनुकूल प्रस्तुत करते हुए मानववाद की विचारधारा दी। उनके ही शब्दों में हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। और इस रूप में वो उस प्राचीन भारतीय मानववाद के समर्थक के रूप में आते हैं जिसका दर्शन हमें हमारी कई पुरानी किताबों में, खासकर महाभारत में होता है। वेद व्यास ने शांति पर्व में कहलाया है, मैं तुमसे यह रहस्य बतलाता हूं भीष्म के मुख से कि इस लोक में मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमी ना ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, ये युधिष्ठिर को कहा गया है। और साथ में वन पर्व में यह भी कहा गया है कि युधिष्ठिर
इस मनुष्य लोक में जो कुछ श्रेयस्कर है उसे ही कल्याण का श्रेष्ठ रूप करना चाहिए। तो मानववाद की ये जो भारतीय विचारधारा है, जो ठोस भारतीय जमीन पर खड़ी है, उस जमीन पर पंडित जी ने अपने एकात्म मानववाद को निर्मित करने की कोशिश की। तो इसलिए पश्चिमी मानववाद के विपरीत पंडित जी का मानववाद एकात्म मानववाद है, जिसके अनुसार पूर्ण मानव के स्थान पर जो मानव को एकांगी मानव मानता है उसको अधूरी मानते उन्होंने कहा कि इसका आधार एकात्म मानव है, जो आत्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है, यानी वो कई कंसेंट्रिक सर्कल का केंद्र है। अपने आत्म संबंध के साथ वो समष्टि के साथ बृहत्तर संबंधों से जुड़ा है, और कोई भी मानववाद जो ये व्यष्टि और समष्टि के संबंध को नहीं मानेगा वह मानववाद अधूरा है। और इस एकात्म मानववाद का स्रोत भारतीय संस्कृति है, क्योंकि पंडित जी के अनुसार अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही। और पंडित जी की यही संस्कृति निष्ठा उनके राष्ट्रवाद में उभर कर आती है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है, उसकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब कुछ भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म होगा। वसुधैव कुटुंबकम भारत सभ्यता में प्रचलित है, जिसके अनुसार भारत में विविधता के बावजूद सभी को समान अधिकार प्राप्त है। और अगर आप इस राष्ट्रवाद की भारतीय पृष्ठभूमि देखना चाहेंगे तो शायद आपको अथर्ववेद में इसका अनुभव होगा, जहां यह कहा गया है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवांचश नाना धर्मान पृथ्वी यथाकस सहस्रम धारा द्रविणश्य में द्रोया ध्रुवे धेनु स्फुरंती। जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले अनेक जनों को धारण करती है। तो ये जो अनेकता में एकता और राष्ट्र भावना है, इसकी स्वीकृति वैदिक काल से हमारे संस्कृति में है, और जिसको पंडित जी ने सामने रखने की कोशिश की। तो हम समय का मेरे ख्याल से घंटा बज गया है, 2 मिनट और। हम पंडित जी का आज के जीवन में महत्व क्या समझें, कैसे समझें, उनके विचारों को कहाँ समझें? मेरे ख्याल से 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी कॉलोनियल माइंडसेट से दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है और आह्वान कर रहे हैं। लेकिन यह कॉलोनियल माइंडसेट है क्या? कम से कम समाज शास्त्रों में यह इस रूप में निकल कर आती है कि भारतीय समाज एक जड़ समाज रहा है। इसमें अगर परिवर्तन हुए हैं तो बाहरी आक्रमणों से, अन्यथा यह सपेरों का, बाजीगरों का, जादूगरों का देश रहा है। इसी का दूसरा रूप यह रहा है कि यह सिर्फ आध्यात्मवादियों का देश रहा है। इसकी भौतिक, सांस्कृतिक कोई उपलब्धि नहीं रही। इसका साहित्य यूरोपियन साहित्य के बराबर नहीं है। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो बात निकल के आई वो ये आई कि इस कॉलोनियल माइंडसेट की तरह भारतीय परंपरा के किसी भी पुनर्मूल्यांकन को हे दृष्टि से देखा जाने लगा। या तो उसे सांप्रदायिकता का नाम दिया गया, या पिछड़ापन का नाम दिया गया, या पुनरुत्थानवाद का नाम दिया गया। और इसीलिए पंडित जी जैसे मौलिक चिंतकों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो एक सुसंगत चिंतन भारतीय संस्कृति की जमीन पर, भारतीय वैचारिक जमीन पर कर सके, जो पश्चिम की इस लादी को उतार कर फेंकने में सफल हो सके, जिसे हम वैचारिक कॉलोनियलिज्म का नाम देते। तो ये एक चीज हुई। दूसरी जो चीज है कि पंडित जी ऐसा करने वाले अकेले नहीं हैं, बहुत से और लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन प्रयासों में सुसंगतता, शास्त्रीयता और सुसंबद्धता की कमी रही। और इसीलिए कई लोग, मसलन इतिहासकार रोमिला थापर या डीडी कोसंबी की शिकायत रही है कि जो लोग भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास लिखना चाहते हैं वह मात्र विदेशी मध्यम वर्गीय पूर्वाग्रहों के स्थान पर देसी मध्यम वर्गीय पूर्वाग्रहों को रखने वाले बनते। और इस रूप में पंडित जी का जो सुसंगत शास्त्रीय चिंतन है, जिसमें सुसंबद्धता है, ये उस दावे का प्रत्याख्यान करती है जो वैसे विद्वानों के माध्यम से आती है जो कॉलोनियल माइंडसेट से प्रभावित है। तो ये इनका दूसरा महत्व है।
और तीसरा जो आखिरी महत्व है, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। आखिर सनातन है क्या? सनातन जड़ होना नहीं है, सनातन परिवर्तनहीन होना नहीं, सनातन का मतलब हमेशा एक जैसा होना नहीं। सनातन का मतलब है बदलाव, लेकिन ऐसा बदलाव जिसमें प्राचीन की भी स्वीकृति हो और अर्वाचीन के लिए भी स्थान हो। ये दोनों का मेल है। इसी के लिए इंग्लिश में कहते हैं कि विदाउट नोवेल्टी यू ओनली गेट कॉन्टिन्यूटी, विदाउट कॉन्टिन्यूटी यू ओनली गेट नोवेल्टी, विथ बोथ यू गेट चेंज, यू गेट हिस्ट्री। और यही विचार पंडित जी ने अपने एकात्म मानववाद या राष्ट्रवाद के द्वारा दी है, जिसमें उन्होंने नए विचारों को संकीर्ण मानसिकता से ठुकराया नहीं, लेकिन आधार भारतीय विचारधारा है। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हमें इस भारतीय संस्कृति की उस सनातन शक्ति के दर्शन होते हैं, जिसके बल पर भारतीय संस्कृति हजारों साल से आज भी जीवित है। और यह मेरे अनुसार भारतीय वैचारिक आंदोलन में पंडित जी का सनातन योगदान है। धन्यवाद।